गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। कई बच्चों का रिक्वेस्ट था कि मैडम इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, इस संदर्भ में मुझे कुछ टिप्स बता दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपने अगर रिटन क्वालिफाई किया है तो मुझे इतना विश्वास है कि आपको रिटन में आता है। तो आपको रिटन में आता है। इसके पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। हमारा परिधान कैसा होना चाहिए, जो हम पहन करके जाते हैं, तो हमारा ड्रेस कैसा होना चाहिए, हमारा कस्ट्यूम कैसा होना चाहिए, इस पर भी मैंने चर्चा किया था पिछले वीडियो में। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको संक्षेप में बताएंगे कि आप किस प्रकार से इंटरव्यू की तैयारी करें कि आपका इंटरव्यू में नंबर 1 आए। अभी आपने देखा यूपीएससी में जो बच्चा था वह भी टॉप रैंक लाया। उसने सोचा भी नहीं था कि मैं टॉप रैंक में आ जाऊंगा। उसने यही सोचा था कि बस मेरा सिलेक्शन यूपीएससी में हो जाए। तो उन्होंने केवल सोचा था, परंतु उसने तैयारी करी थी तो बड़ी बेजोड़ तैयारी करी थी। अगर कोई 1 नंबर पर आता है, टॉप मोस्ट पर आता है आईएएस की परीक्षा में, तो सोचो कि उसकी तैयारी कितनी बेजोड़ होगी। तो सबसे पहले आपको तो आपका जो कंटेंट है, जो आपकी टॉपिक है, जिस विषय में आपने पीजी किया है, उस विषय में आपको कमांड होना चाहिए। जैसे आप होम साइंस की हैं तो होम साइंस में आपको पता होना चाहिए। अगर आपने एक्सटेंशन से किया है तो एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक्सटेंशन एजुकेशन कब भारत में स्टार्ट हुआ, विश्व में कब स्टार्ट हुआ, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था उस समय से पहले, आज़ादी से पूर्व कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई थी, उसका प्रणेता कौन था, किस जगह में चलाया गया, उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। और पंचायती राज अभी वर्तमान में जो चल रहा है, उसकी पंचायती राज से लोगों को क्या फ़ायदा हुआ है, क्या इसमें चैलेंजेज हैं, इस विषय पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और वर्तमान में कौन कौन सी योजनाएं आपके केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, इन विषयों पर आपका कमांड होना चाहिए। तो आप इन विषयों को ध्यान से देख लेना, क्योंकि जब इंटरव्यूअर बैठता है एग्जामिनेशन में तो वो आपके कंटेंट नहीं देखता। वो जानता है कि आपने अगर रिटन क्वालिफाई करके आए तो आपको सब्जेक्ट का नॉलेज है। अब वो देखता है आपका परिवेश कैसा है, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आप किस प्रकार से आप अपने चैलेंजेज को एक्सेप्ट करके किस प्रकार से आप आगे बढ़ सकती हैं। और आप पीजीटी टीचर के लिए अगर आपका सिलेक्शन किया जाना है तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि आप मैडम ये बताइए कि अगर आप स्कूल में जाती हैं पढ़ाने के लिए, आपका सिलेक्शन कर दिया जाए, तो आप किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे आप बच्चों को पढ़ाएंगे जिससे कि बच्चों का भविष्य अच्छा हो। क्योंकि आप जानते हैं किशोरावस्था का बच्चे हैं, किशोरावस्था के बच्चे अपने माँ बाप की मानते नहीं, साथियों की बात मानते हैं। तब उनको आप किस प्रकार से मोल्ड करेंगे, उनके विचार को आप कैसे और किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे कि बच्चा का शिक्षण मोरल भी हो एज वेल एज वो अपने सब्जेक्ट में भी आगे बढ़े, क्योंकि नैतिक शिक्षा दिया जाना जरूरी है। इस संदर्भ में भी आपका प्रश्न तैयार होना चाहिए, क्योंकि एक एक्सपर्ट रहता है। अब मैंने पहले भी बताया था, इंटरव्यूअर के पूरा ग्रुप रहता है जो आपके देखता है कि आप किस प्रकार से कितने बिना घबराए हुए आप किस प्रकार से अपने क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। क्योंकि सिचुएशंस आएगा, जब आप कॉलेज जाएंगे, जब आप स्कूल में पढ़ाने जाएंगे, तो कई प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी। उस परिस्थितियों में आपको किस प्रकार से समायोजित होना है, कैसे आपको विचलित नहीं होना है, इस बात पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। तो जब आप ये समझिए कि इंटरव्यू होता क्यों है, क्यों आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है, आपको पता ही होगा। इंटरव्यू लेने से उनको ये पता चल जाता है कि जिस कैंडिडेट का मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, क्या ये कैंडिडेट जब ये प्रैक्टिकल रूप से ग्राउंड में उतरेंगे, फील्ड में उतरेंगे, तो क्या ये सटीक बैठेंगे, क्या ये चैलेंजेज को, क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करते हुए काम को आगे कर पाएंगे। तो सबसे पहले जब आप इंटरव्यू देने जाएं, तो मैंने पहले भी बताया था, आज भी बता रही हूँ, आपका परिधान बिल्कुल डिसेंट होना चाहिए, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रही हैं, स्कूल की शिक्षिका बनने जा रही हैं, और आप जानते हैं कि टीचर का मोरल बहुत हाई होना चाहिए। सेकंड, आपका कस्ट्यूम तड़क भड़क वाला नहीं होना चाहिए, ये सादा होना चाहिए। तीसरा, आपका वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। वर्बल आप एक्सटेंशन में पढ़े होंगे, वर्बल मतलब शब्दों के द्वारा जो आप बता रही हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ, ये वर्बल है। नॉन वर्बल बिना बोले
जो आप इशारे से किसी चीज़ को बता देती हैं, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। अशाब्दिक कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज, आप जो बात बताने जा रही हैं तो आपके बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए जिससे कि साक्षात्कार आपको ही सेलेक्ट करे, किसी दूसरे को नहीं। मतलब आपका बॉडी लैंग्वेज इस तरह से नहीं होना चाहिए कि वो इंटरव्यूअर को भी डिसओबे कर जाए। तो बॉडी लैंग्वेज जो मतलब बॉडी लैंग्वेज में सारा चीज़, समग्र चीज़ आता है, आपकी होल पर्सनैलिटी आ जाती है उसमें। आपका बोलने का ढंग, आपके हाथ घुमाने का ढंग, आपके आँखों को घुमाने का ढंग, आपके मुस्कुराहट का ढंग, ये सारी चीज़ आपकी बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है। और बहुत सारा चीज़ हम कम शब्दों में कह करके हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से बता देते हैं कि हमारी जो कहने का सलीका है, हमारे जो कहने के तरीका है, वह बेहतर है। इंटरव्यू में मैंने पहले भी बताया था, आज भी बताया था, जो चीज़ें आपको नहीं आती है उस पर आप बहस बिल्कुल नहीं करें। आप हीरो बनने की कतई कोशिश ना करें, क्योंकि आपसे ज़्यादा इंटरव्यूअर को आता है। वह आप अगर सच बात बोलती हैं तब पर भी इंटरव्यूअर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। वो देखना चाहता है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, कहीं आपने तुक्का लगा के तो काम नहीं किया है। तो आपको अपनी बात को बड़ी शालीनता से, एग्रेसिव होकर के नहीं कि नहीं सर इसका आंसर तो यही होगा, नो, बड़ी शालीनता से आप अपनी बातों को रख सकेंगे कि नहीं सर मैंने इन किताबों में पढ़ा है, इसका आंसर यही है। जैसे मान लो कि अभी किसी ने कहा कि इंदिरा रसोई योजना कब स्टार्ट हुआ, किसके द्वारा हुआ, आपने सही आंसर दिया, लेकिन वो कहेंगे नहीं इसका आंसर तो नहीं है। पर आप कह सकते हैं अपने तथ्यों के आधार पर कि नहीं सर मैंने किताबों में पढ़ा, सर मैंने पेपर में पढ़ा, मैंने इन मैगजीन में पढ़ा। तो कई सारे आप चीज़ों को दे करके आप उनको बता सकते हैं कि सर ये चीज़ को मैंने पढ़ा है, तो किसी ऑथेंटिक बुक से भी पढ़ा है, तो मेरे हिसाब से यही आंसर है सर, और कॉन्फिडेंट हूँ मैं। वो आपको कन्फ्यूज करना चाहेंगे। तो अभी जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा, और ख़ास करके जो लड़कियों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो किशोरावस्था के बच्चों के लिए चलाई जा रही हैं, जो उनके रोजगार देने के हिसाब से चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं को आप डेप्थ में पढ़ लीजिए, क्योंकि योजनाओं पर काफ़ी प्रश्न आते हैं और आएंगे। योजनाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आप न्यूट्रिशन की हैं तो आपसे पूछे जा सकते हैं कि आप बच्चों को रोजगार दिलाने के लिए, जैसे मान लो कि सभी को तो रोजगार मिलेगा नहीं, तो सेल्फ एम्पावर करने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए आप किस प्रकार से अपने फील्ड से बच्चों को तैयार करेंगी जिससे कि वो स्वरोजगार अपनाने के लिए वो तैयार हो जाएं। अभी आपने सुना है मोदी जी का लोकल फॉर वोकल्स, है ना, कि हमारा रोजगार हमें कहीं भटकना न पड़े, हम इस तरह से जनरेट खुद का रोजगार करें, खुद की रोजगार को हम जनरेट करें जिससे कि हमें घर बैठे भी हम अपना कम पैसा खर्च करके अपना व्यवसाय चला करके आय अर्जित कर सकते हैं। और एक नहीं, फ्रीलांसिंग प्रोग्राम आपने सुना होगा कि आप रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनिए। तो इस तरह से आप कौन कौन सी योजनाएं चला सकती हैं अपने स्तर पर, आप क्या क्या कर सकती हैं सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए, वीमेन एम्पावरमेंट के लिए आपने कौन कौन से योजनाएं पढ़ी हैं, कौन कौन से योजनाओं को आप समर्थन करती हैं, इस बात पर आपको गौर करना होगा। फिर आपका आई कांटेक्ट, जब आप इंटरव्यूअर प्रश्न आपसे पूछते हैं और आप जवाब देती हैं तो आपका आई कांटेक्ट इंटरव्यूअर के साथ होना चाहिए। आप नजरें झुका करके इधर उधर बंगले झांक करके अगर आंसर देती हैं तो इसका मतलब है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। इसलिए आई कांटेक्ट आपका होना चाहिए। आई कांटेक्ट जब हम देखते हैं आंखों में आंखों डाल करके, तो हम अपनी बात को पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ हम अपनी बातों को कह पाते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि मैंने क्या कहा। एक तो आप जिस भी 5 फील्ड में जिसमें भी आपने पीजी किया है, उस 5 फील्ड में जिस विषय में आपके पीजी किया है, जिस विषय में आपने डिजर्टेशन किया है, उस पर आपका फुल कमांड होना चाहिए। होम साइंस कब स्टार्ट हुआ भारत में, किस राज्य में पहले स्टार्ट हुआ, आप जिस राज्य में रह रही हैं उस राज्य में कब स्टार्ट हुआ, आप जिस स्कूल से पढ़ के आई हैं उस स्कूल में कब स्टार्ट हुआ, ये सारी चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बेसिक नॉलेज है। हालांकि इंटरव्यूअर को भी पता नहीं होगा
कि आप जिस स्कूल से पढ़ के आ रही हैं वहाँ पर स्कूल कब स्टार्ट हुआ था, उनको ये पता नहीं होगा। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस उनको ये बात को बता देगा कि जिस व्यक्ति को हम चयन करने जा रहे हैं, सिलेक्शन करने जा रहे हैं, वह व्यक्ति वास्तव में अच्छा है। क्योंकि रिटेन का आपको पता ही है, रिटेन टेस्ट करने के बाद वो छांट देते हैं कि भाई व्यक्ति जो रिटेन में पास नहीं हो पाया वो इंटरव्यू में नहीं बैठेगा। और जब इंटरव्यू में बैठ गया है तो अब आपको यहाँ से सिलेक्शन के लिए पूर्ण रूप से अपने आप को तैयार करना होगा और अपने आप को इस तरह से इतना काबिल बनाना होगा कि इंटरव्यूअर के नज़रों में लगे कि जिस कैंडिडेट को मैं चुन रहा हूँ उस कैंडिडेट से बेहतर कोई और कैंडिडेट नहीं है। और आपको प्रदर्शित करना पड़ेगा कि हमसे बेहतर आपको सर दूसरा कैंडिडेट नहीं मिलेगा, आई एम द बेस्ट। वहाँ आपको परफॉर्म करना पड़ेगा अपने बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, आपकी शालीनता के माध्यम से, आपको अपनी विनम्रता के माध्यम से। वो हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए एक दो क्वेश्चन ऐसे भी पूछें जिसको आपको नहीं आता है, तो आप स्पष्ट शब्दों में, विनम्र शब्दों में कह दें सर मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, मुझे जानकारी नहीं है, आई एम सॉरी। ऐसा कह करके आप दूसरी क्वेश्चन के लिए उनकी वो अपने आप दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। और आपका कोशिश ये रहे कि जिस विषय को आप जानती हैं उस विषय पर की तरफ उनका ध्यान को आकर्षित करें, ताकि उस विषय पर आप जाकर के उनसे चर्चा कर सकें। जैसे मान लो मैं एक केवीके का इंटरव्यू देने गई थी बहुत पहले, तो मैंने बताया था कि सर आई विल डू, मैं ऐसा करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं रूरल एम्पावरमेंट के लिए करूँगी, मैं वीमेन एम्पावरमेंट के लिए करूँगी, मैं यूथ डेवलपमेंट के लिए काम करूँगी। और रिटर्न तो अपने पास कर ही चुके हैं, तो वो तो उनको पता ही है कि पीजी में का इतना नंबर है, यूजी में इतना इनका नंबर है, 10th में इनका इतना नंबर है, तो उनको है ही। लेकिन इंटरव्यू के माध्यम से उनको केवल इतना ही ज्ञात करना होता है कि हम जिस व्यक्ति को सिलेक्ट करने जा रहे हैं वह जब फील्ड में उतरेगा, जब वो व्यवहारिक जीवन में उतरेगा तो सबसे बेहतर होगा और बच्चे को अच्छा से अच्छा एजुकेशन दे पाएगा। मान लो एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ कि आप जो एडोलसेंस हैं उनमें आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आप भी जानते हैं वो एनर्जी के भंडार हैं। उनकी एनर्जी को आप किस प्रकार से चैनलाइज करेंगे, कैसे आप चैनलाइज करेंगे उनकी एनर्जी को, जिससे कि वो अपने भविष्य को सुधारने में अपने आप को अच्छा समझें। अब आपको सोचना पड़ेगा कि जो किशोर है, जो ना तो बालक है न युवा है, उसको हम किस प्रकार से उसकी एनर्जी को चैनलाइज करें। क्योंकि आपको पता है किशोरावस्था के बालक थोड़ी देर में डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और थोड़ी देर में वो उनका आत्मविश्वास बहुत ऊंचा चला जाता है, लबालब हो जाता है। वैसे लोगों को आपको संभालना है, क्योंकि आप पीजीटी टीचर बनेंगे। अब पीजीटी टीचर आपको सामना करना पड़ेगा छोटे बालकों से नहीं, बल्कि किशोरावस्था के बालकों से। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसका उत्तर आपको तैयार करना चाहिए। नई योजनाएं जो किशोर लड़कियों के लिए चलाए जा रहे हैं, जो बेटियों के लिए चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं के बारे में आपको जानकारी पूर्ण होना चाहिए, जिससे कि आप उनको बता सकें कि सर ये योजनाएं छात्राओं के विकास के लिए चलाए जा रहे हैं और इन योजनाओं को चलाने में अगर मेरा आप सिलेक्शन करते हैं तो मैं बढ़ चढ़ करके भाग लूँगी और उन योजनाओं को मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का काम करूँगी। तो आपने देख लिया हम इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। नोट्स में आई कांटेक्ट पहला बिंदु, बॉडी लैंग्वेज आपका जो हम बोलते हैं तो हमारा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए आवाज़, हमें बहस नहीं करनी चाहिए उनके साथ। वर्बल एंड नॉन कम्युनिकेशन आपको बता ही दिया। प्रोनाउंसिएशन, इस पर भी आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि जो आप बोलती हैं उसका उच्चारण सही होना चाहिए। अगर उच्चारण सही नहीं होगा, चाहे हिंदी में बोलें या अंग्रेजी में बोलें, अगर उच्चारण सही नहीं होगा तो इंटरव्यू इस बात का ध्यान रखते हैं कि शब्दों का इनका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, क्योंकि रिटन का काम तो उन्होंने कर लिया, अब आपको बोलने की तरीका पर वो ज़्यादा ध्यान रखेंगे। तो आपने मुझसे पूछा कि मैडम हमें इंटरव्यू के कुछ और टिप्स बता दीजिए, तो बेटा मैंने इतना ही बताया है, आप कंटेंट पर फुल ध्यान दें। कंटेंट जो पूछे जाने वाले हैं उस पर विशेष ध्यान दें। आप होम साइंस की हैं तो होम साइंस पर विशेष ध्यान दें। और एक्सटेंशन एजुकेशन में
जो पंचायती राज है या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं या हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल दिस डेट कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इस पर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और फिर किन किन माध्यमों से आप बालकों को पढ़ाएंगे और कौन सा मेथड आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, किन मेथड से आप बालकों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टीच कर पाएंगे, इन मेथड्स पर आप ज़्यादा ध्यान रखना। कम्युनिकेशन मेथड्स पर, जिसमें वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये आपको मालूम है, इंडिविजुअल अप्रोच, ग्रुप अप्रोच एंड मास अप्रोच, इन पर आप विशेष ध्यान देना चाहिए कि आप बच्चों को पढ़ाने के लिए किस प्रकार का मेथड्स यूज करेंगे, किस प्रकार का अप्रोच यूज करेंगे। और बाकी अपने बीएड में पढ़ा होगा तो उस चीज़ को दोबारा पढ़ लेना। थैंक यू। मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले बातों के साथ। तब तक बेटा जाने की इजाज़त दो। थैंक यू, बाय बाय।